नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया दी गई है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो हमारा उत्तर होगा पहला ए और बी। तो यहाँ पर जो ए और बी हैं, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, अभिक्रिया दी गई है Fe2O3 प्लस 2Al इजिकल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ये अभिक्रिया दी गई है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हमारा सही उत्तर होगा ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हमारा उत्तर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसके दोनों पक्षों यानी कि अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर यह अभिक्रिया दी गई है, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये कंकालिक समीकरण है। अब इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसको संतुलित करके लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। तो ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। उपरोक्त अभिक्रिया में Fe जल वाष्प से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बना रहा है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। ये तीनों गैस फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर G लिख दिया। अब इसको संतुलित करेंगे तो N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3, ये हो गया संतुलित समीकरण। इसी प्रकार B है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर समीकरण हम लिखेंगे उत्तर के रूप में H2S प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, ये लिक्विड में है, और SO2 ये भी गैस में है। संतुलित करके लिखेंगे H2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2। तो ये संतुलित समीकरण हो गया। इसी प्रकार अगला है C, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस, ये जलीय रूप में है, प्लस BaCl2 इज इक्वल टू AlCl3 प्लस BaSO4। यहाँ पर ये S सॉलिड रूप में है और AQ मतलब एक्वा यानी कि जलीय रूप में है। अब इसको संतुलित करके हम यहाँ पर लिखेंगे Al2SO4 की होल थ्राइस प्लस 3 BaCl2 प्लस 2 AlCl3 प्लस 3 BaSO4। इसी प्रकार चौथा है D, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे K प्लस H2O प्लस KOH प्लस H2। संतुलित समीकरण हम इस प्रकार लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है छठा, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, जैसे कि A, HNO3 प्लस CaOH की होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 की होल ट्वाइस प्लस H2O। तो हम इसको इस प्रकार संतुलित करके लिखेंगे, यहाँ पर 2HNO3 प्लस CaOH की होल ट्वाइस प्लस इज इक्वल टू CaNO3 की होल ट्वाइस प्लस 2H2O।
इसी प्रकार अगला है बी, इसको संतुलित करके हम इस प्रकार लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। सी को संतुलित करके लिखेंगे NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। इसी प्रकार डी को संतुलित करके रखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इसको संतुलित करके हम इस प्रकार लिखेंगे CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O। इसी प्रकार अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इसको हम संतुलित करके इस प्रकार से लिखेंगे, बी में Zn प्लस AgNO3 इज इक्वल टू ZnNO3 की होल ट्वाइस प्लस 2Ag। इसी प्रकार सी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इसको हम संतुलित करके लिखेंगे 2Al प्लस 3CuCl2 इज इक्वल टू AlCl3 प्लस 3Cu। यहाँ पर S है सॉलिड यानी कि ठोस रूप में है, Aq का मतलब होता है जलीय यानी कि एक्वस। अगला है डी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसको संतुलित करके लिखेंगे BaCl2 प्लस K2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2KCl। अगला प्रश्न है 8वां, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है, पहली ए, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो ये अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से लिखेंगे 2KBr प्लस BaCl2 इज इक्वल टू 2Kl प्लस BaBr2। अगला है डी, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड जिंक कार्बोनेट इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। इसका संतुलित समीकरण हम इस प्रकार लिखेंगे ZnCO3 इज इक्वल टू ZnO प्लस CO2। अगला है सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से होगा H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। अब है डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से लिखेंगे Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। यहाँ पर Mg ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, इसलिए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है 9वां, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस के दहन की अभिक्रिया है। तो श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। वनस्पति द्रव्य यानी कि शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगले हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO। यहाँ पर शर्करा का जल में विलयन बनना, ये भी एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि इसमें भी ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसी प्रकार ये एक और अभिक्रिया है 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती हैं, ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 10, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। कुछ पदार्थ जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त होती है।
अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में प्राप्त ऊर्जा के लिए निम्न समीकरण होता है, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलकर 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2 का निर्माण करते हैं और इसके साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। हमारा उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे एक से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है, यानी कि 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इसी प्रकार 2FeSO4 ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा की उपस्थिति में Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का निर्माण होता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, अतः क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। उसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। अगला प्रश्न है 12वां, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर में हम लिखेंगे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पर ये इसका समीकरण है इस अभिक्रिया का, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा है प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का समीकरण है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो रहा है। इसी प्रकार तीसरा होगा विद्युत के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। जब अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तब अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पर ये इस अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर होगा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किसी यौगिक से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसका समीकरण हम इस प्रकार से लिखेंगे CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Cu Zn के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। इस अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर जिंक से विस्थापित कर देता है, यानी कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लिख सकते हैं Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पर Fe है यानी कि आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारक यानी कि दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण हम इस प्रकार लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl2, यानी कि यहाँ Ba की जगह आ गया है Na और Na की जगह आ गया है Ba। AgNO3 प्लस 2NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaO3। तो यहाँ पर भी Na आ गया है Ag की जगह, यानी कि बन गया है NaO3, और इसी प्रकार यहाँ पर AgCl की जगह आ गया है तो AgCl बन गया, और Na आ गया है Ag की जगह तो बन गया है NaNO3। यहाँ पर NaNO3 यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसको आप लिख सकते हैं NaNO3। अब 14वां प्रश्न है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सिल्वर धातु के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट कॉपर से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट यानी कि और चांदी यानी कि सिल्वर देता है। अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ बनता है तो वह अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है और अवक्षेप कहलाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक अवक्षेपण अभिक्रिया दी गई जिसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 16वां, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक की उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये उपचयन अभिक्रिया जिसमें Cu प्लस O2 मिलकर CuO यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर योग हो रहा है, इसीलिए ये एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया C प्लस O2 मिलकर CO2 बनाते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। दूसरी है उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलकर ताप की उपस्थिति में कॉपर और H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गई है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई है, इसीलिए इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ZnO प्लस कॉपर इज इक्वल टू Zn प्लस CO, यहाँ पर भी ZnO से ऑक्सीजन निकल गई है, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब है प्रश्न नंबर 13वां, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उसे काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। उत्तर में लिखेंगे तत्व X कॉपर है तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। भरे रंग का चमकदार तत्व है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग यानी कि कॉपर में ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ पर ये इस अभिक्रिया का समीकरण है, कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होकर कॉपर ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अब है प्रश्न नंबर 18वां, लोहे को हम पेंट क्यों करते हैं। उत्तर में लिखेंगे लोहे की वस्तुएं अम्ल नमी एवं आदि के संपर्क में आकर क्षंक्षारित होने लगती हैं तथा उन पर लालिमा युक्त हरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसके कारण लोहे की वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग का लगना कहते हैं और इसके कारण लोहे की वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं। इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए हम उन पर पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी सतह खुली नहीं रहती है और यह वायु के सीधे संपर्क में भी नहीं आती है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है, इसलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 19, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। हमारा उत्तर होगा तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उनका उपचयन न हो, अन्यथा उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयन होने से वे विकृत ग्रंथि हो जाते हैं, इसे विकृत ग्रंथिका भी कहते हैं, यानी कि उनमें दुर्गंध आने लगेगी। प्रश्न नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले है क्षंक्षारण। इसमें लिखेंगे कोई धातु जब अपने आसपास स्थित अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब धातु की क्रिया तथा नमी से होकर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जिसके कारण धातुएं क्षंक्षारित होने लगती हैं। इस क्रिया को क्षंक्षारण कहते हैं। क्षंक्षारण के कारण वस्तुओं की चमक खत्म हो जाती है। उदाहरण लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना। दूसरा है विकृत ग्रंथिका। वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन होने से उनका स्वाद बिगड़ जाता है तथा उनमें गंध आने लगती है, इसे विकृत ग्रंथिका कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। अतः वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं तथा वायुरोधी बर्तन में रखने पर भी खाद्य सामग्री का उपचयन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है।
इसके साथ ही हमारे पाठ के जो प्रश्न थे वो सभी यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।